अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, और समाजी मसाइल हों या किसी भी किस्म के मसाइल हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए उनके ऊपर बात की जाए। तो आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा, और ख़ास तौर पर जो सियासी नौइयत के मामलात हैं वो आजकल आप देखते होंगे, यकीनन अगर मौका मिल जाता है तो आम इंतखाबात के हवाले से और जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बात हो रही है। और ये के बाद दीगरे आपको देखते हैं इस तरह के मौज़ूआत सामने आते हैं जिसके ऊपर बड़ी तवील मुबाहिसे होते हैं, गुफ्तगू होती है, और चाहे किसी भी हवाले से हो। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ ऐवान सदर के हवाले से जो ख़बर आई है, यकीनन जो हालात हाज़रा पे नज़र रखते हैं उनके सामने होगी। इसके ऊपर यकीन गुफ्तगू करने की ज़रूरत है और की भी जाएगी। अपने प्रोग्राम के अंदर भी इस मामले पर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अभी गुज़िश्ता दिनों ख्याल ये आया कि देखा जाए जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है उसके हवाले से मैं शहर कराची की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो सड़कों की सूरत हाल है उसके हवाले से ख्याल ये आया कि अंदाज़ा लगाया जाए कि जो सड़क पर होने वाले हादसात हैं इसमें किस हद तक इजाफ़ा हुआ है। अब हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जो आपको इसमें हतमी डाटा जो है वो फ़राहम कर सके। जिस भी इदारे को फ़ोन किया उसके पास कोई हतमी फ़िगर मौजूद नहीं थे। मुख्तलिफ़ अस्पतालों के ज़रिए डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की तो पता ये चला कि एक दिन के अंदर कम व बेश 3000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो चंद एक अस्पतालों के फ़िगर्स में बता रहा हूँ, इसमें सारे कराची के अस्पताल छोटे बड़े शामिल नहीं हैं। जो चंद एक बड़े नाम हैं वहाँ से कुछ डाटा इकट्ठा हुआ तो 3000 के आसपास कुछ केसेस हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात रोनुमा हो रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। और उसमें बड़ी तादाद जो हादसात की है वो मोटरसाइकिल पे सवार लोगों की है। और बड़ी वजह ये बनती है कि सड़क पे जो मौजूद गड्ढे हैं और जिस तरह की खंदकें खुदी हुई हैं, तामीरात के नाम पे जो कुछ ड्रामा चल रहा है उसका लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। और इसके अलावा ओवर स्पीडिंग और हेलमेट का ना होना, इस तरह के वाक़यात हैं। और इन केसेस में भी बड़ी तादाद उन केसेस की है जिसमें बड़ी शदीद नौइयत की चोटें लोगों को लगी हैं। सर में जो चोटें लग रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। और शहर की सूरत हाल तो हमेशा से ही ऐसी है, कोई नई बात नहीं है। सालों से बल्कि कई दिहाइयों से जो सड़कें खुदी हुई हैं आज भी वैसी की वैसी, बल्कि मज़ीद सूरत हाल अबतर हो चुकी है। लेकिन ये जो हेलमेट का ना होना है इसकी वजह से तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। और बड़ी अजीब बात है, जो मुशाहिदे में चीज़ आई वो ये कि रात के औकात में ख़ास तौर पे 8 और 9 बजे के बाद जो हादसात हैं उसमें बेपनाह इजाफ़ा हो जाता है। और उसकी वजह भी यही है कि शहर में जो चलने के लिए सड़कें थीं उस पर या तो कब्ज़े की वजह से वो अब चलने फिरने के काबिल नहीं रही हैं, और बाकी मानदा जो सड़क है वो इतनी ज़्यादा तंग हो चुकी है कि वहाँ से गुज़रना मुश्किल है। और ये कराची के छोटे बड़े तमाम इलाक़ों की इस वक्त सूरत हाल है। आबादी का एक हुजूम यहाँ पर जो है वो जमा हो चुका है, और उसके साथ साथ जो सहूलियात कभी किसी ज़माने में हुआ करती होंगी, हमने तो आज तक खैर नहीं देखी, लेकिन वो अब नापैद हो चुकी हैं। तो ये इस वक्त शहर की सूरत हाल है। और इसके साथ साथ जो हादसात की फ़हरिस्त है वो बड़ी तवील है। इब्तदाइया में अगर उसका तस्करा करना शुरू करूँगा तो यकीनन प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मामला बहुत संजीदा था और इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल जो इसका सही डाटा है वो कलेक्ट करके आपके सामने लेकर आऊँ और इस मामले पर गुफ्तगू करूँ। तो यकीन आगे अगर मौका मिलेगा तो इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। लेकिन इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से, हालात हाज़रा के हवाले से गुफ्तगू करना ज़रूरी है। पहले हिस्से में प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले जो आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अक्सर व बेशतर हम उन्हें मदऊ करते हैं, सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी रज़ाक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अनवर खुर्शीद साहब, तज्ज़ियाकार हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स में, बल्कि हमारे ही क्या मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर आप उन्हें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज सुबह के वक्त एक दफ़ा फिर बंदू कर रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अनवर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रज़ाक भाई, सियासी सूरत हाल का पहले जायज़ा लेना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि लोगों की दिलचस्पी है और लोग जानना चाहते हैं कि वाक़ईतन क्या हो रहा है। और सवाल फिर वही है कि एक सियासी हैसियत की, वर्कर की हैसियत से
क्या ख्याल है कि आम इंतखाबात का इनेकाद कब तक होगा, और साथ साथ ये जो पिछले अदवार में होता रहा है कि ये वही तारीख़ है जो दोबारा दोहराई जाएगी, क्या उम्मीद है, क्या सोच रखते हैं, फरमाइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, जब जो निगरान आए हैं या इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी या ताकतमंद हल्के जिन्हें लाए हैं, और वो ये ख़ुद कह रहे हैं कि जी जो इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं निगरान, जी। वो कह रहे हैं कि जी हमें इलेक्शन का नहीं पता, ये जाने इलेक्शन जाने और इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन जाने, बिल्कुल जाने। ठीक है। तो उन 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 ताकतमंद लोगों का इजहार कोई नहीं कर रहा, जो हालांकि उन ऐसा वो कोई किसी और मुल्क के ताकतमंद हल्के नहीं है, हमारे मुल्क के हल्के। तो मैं समझता हूँ कि जब निगरान ही कह रहे हैं कि जनाब हमें नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, तो फिर उसमें कोई सियासी वर्कर क्या कह सकता है या सियासतदान क्या कह सकता है, या कोई एक इल्म रखने वाला इंसान। अब वो देखें जो जो ख़ासे हमारे यहाँ जो सीनियर तजिया निगार हैं या जो मुल्क की ऊंच नीच पर आंख रखते हैं, वो भी थम गए हैं, रुक गए हैं कि भाई ऐसा नहीं। देखें, वो बातें मुंह से करना तो बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे खामखाई वो उन्हें अपने अपने किरदार का, अपने वज़न का, अपनी काबिलियत का इल्म, तो वो भी बेचारे डरे हुए हैं कि यार हम ज़रा संभल के बोलें, ऐसा ना हो कि हम यहाँ कुछ कह जाएं और हो कुछ तो फिर लोग फिर उस पर बातें करते हैं। जी। तो मैं नहीं समझता कि जो मुल्क की हवाएं हैं, मुल्क की हालात हैं, माशी हालात हैं, मुल्क में जो बिगाड़ पैदा कर गया है एक शख्स सबक वज़ीर आज़म और उसकी पार्टी ने जो बिगाड़ पैदा किया है, जो इफ्तिदा उसने की है अपनी चलती हुकूमतों को गिरा के तोड़ कर, अपने चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मुझे आज भी याद है कि वो बेचारे बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं। वो उन्होंने इमरान खान को समझाने के लिए कहा कि चौधरी खान साहब तो पैर ही पै जाते हैं, उन्होंने पंजाबी में कहा आपके पैरों में पड़ जाते हैं, आप ऐसा जुल्म ना करना, इसमें आपके लिए भी तकलीफ़ दे होगी, हमारे लिए भी होगी, मुल्की मामला। लेकिन आपको पता है कि वो पंजाबी जो कहते खोते दी जिद, उसने अपनी ज़िद को निभाया। यार ये ना जाने उसका क्या एजेंडा था, उसने उठा करके अब कश्मीर में उसके खिलाफ ऐसी अदम एतमाद आ गई, के पी के पंजाब उसने तोड़ दिया, और वो जो गिलगित बल्चिस्तान उसके हाथ से चले गया उसने। और देखें कि आप देखें कि ये इफ्तिदा किसने की है, मैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल कसूरवार नहीं किया, उनका क्या कसूर है भाई। आपको 3.5-4 साल मुल्क चलाया, उस वक़्त के जो सिपा सलार थे जनरल बाजवा साहब, वो कहते हैं यार मैं थक गया इस बंदे को समझा समझा के। अब बात जब आंखें दिखाने की आई, जब डांट के समझाने की आई, तो मौजू फिर वो नाराज़ हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इलेक्शन डिले होते हैं और होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, और हालांकि होने नहीं चाहिए, जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी हुई है, और हमारा ये पुरजोर में आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ख़ुद भी मुतालबा करता हूँ कि 90 डेज़ जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप इलेक्शन करवा दें। और अगर इलेक्शन समझती है इलेक्शन कमीशन, या फिर से मैं उन ताकतमंद लोगों का इजहार करता हूँ, तो उन्हें चाहिए कि वो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम सियासी जमातों को बुलाएं, उन्हें सबको एतमाद में लें, ताकि एक वसवसा ख़त्म हो मुल्क में। और 90 डेज़ में अगर इलेक्शन हो जाते तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार खड़ी है। और अगर 90 डेज़ के बाद मज़ीद इस में इलेक्शन में डिले टैक्ट इस्तेमाल किया गया, तो मैं समझता हूँ कि फिर सियासी जमातों को भी अपना फ्यूचर, अपना मंशूर, अपना कद काट बचाने में मेरा ख्याल है कि उन्हें भी तकलीफ़ होगी भी। बिल्कुल ठीक है। और कोई जमात भी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोई जमात भी इस मौजू पर, पीडीएम पूरा इस एक बात पर बिल्कुल मुत्तफिक है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। अब देखें कि जिस तरह पहले एक वसवसा पैदा किया हुआ था कि मुल्क में जो है ना, इन्होंने केयर टेकर हुकूमत ही नहीं बनानी, इसी कौमी असम्बली से 1 साल इसको आगे ले जाएंगे। और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हुए, क्योंकि हमने तो देखे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जमहूरियत के लिए अयूब खान से लड़े, भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद, हालांकि वो वज़ीर ख़ारजा थे, कोई नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और अयूब खान ने, मैं समझता हूँ कि बड़े ज़ोर दे करके भुट्टो साहब को वज़ीर ख़ारजा बनाया।
एग्रीकल्चर का मिनिस्टर बना और हमारे इक़्तिदार। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे मामला किसी और तरफ जा रहे, तो भुट्टो साहब उनकी कैबिनेट से बाहर आके उन्होंने तहरीक चलाई और अपनी जमात बनाई। उन्होंने यानी आप अयूब खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने झगड़ा किया, समझ झगड़ा ही कह सकते हैं, एहतजाज या तहरीक। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, आप देखें कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के साथ खासी MRD की तहरीकें चलाई, सारों को मुतारिक किया और अपने वालिद साहब का कत्ल, वो मैं उसे फांसी नहीं कहता, वो तो एक दहशत गर्दी थी अदलिया की और इस्टेब्लिशमेंट की। उस वक़्त उन्होंने बहुत जुल्म किया इस मुल्क के साथ। तो उन्होंने, आप देखें कि वो ज़िया साहब के ख़िलाफ़ भी बाहर आई और उन्होंने एक तहरीक को मुतारिक किया और ज़िया साहब अल्लाह पाक ने उन्हें शहीद कर दिया, या वो इक़्तिदार से उन्हें जाना पड़ा और इलेक्शन करवाने पड़े मोहम्मद खान जो ने, जो की शक्ल में ही चाहे हुए। फिर आप देखें, ये मैं पीपल्स पार्टी की रवायत बता रहा हूँ, यानी एक हिस्ट्री बता रहा हूँ। फिर आप देखें कि आगे आके फिर से दोबारा जब डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क पर कब्ज़ा किया, तो फिर आप बेनज़ीर साहिबा की कुर्बानी, उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में सिर्फ जमहूरियत के लिए। बिल्कुल ठीक है कि जी हम जमहूरी अंदाज से मुल्क चलाते हैं। हाँ, जहाँ सियासतदानों की खराबियाँ हैं, जहाँ करप्शन है, जहाँ दीगर उस पर इदारे मौजूद हैं, आप उस पर एक्शन लें। कौन कहता है कि ना पकड़ें किसी करप्ट को? कौन कहता है कि करप्शन की इजाज़त दी जाए? कौन कहता है जिसके पास काला धन है उससे आप ना पकड़ें? इदारे बैठे हैं, ताकतमंद इदारे बैठे हैं, उठें। वो बजाय हुकूमतें बनाने और गिराने के, वो उठे ना, इन लोगों को पकड़ें, करप्ट लोगों को लटका दें, फांसी दे दें, हम उनके साथ खड़े। पाकिस्तान पीपल्स, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लोग मुंह भर कर इल्ज़ाम लगा देते हैं, जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंह से करप्शन की बातें अच्छी नहीं लगती है, करप्शन के यानी खिलाफ। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब से हिस्सा बना हूँ, हालांकि मैं न्यू कमर हूँ इस पार्टी में, मुझे 1.5 साल के करीब हुआ है। मैंने बाखुदा अभी हालिया ये एक नया इल्ज़ाम लगाया गया कि जो अभी नौकरियां देने जा रहे थे जब हमारी गवर्नमेंट के लास्ट महीने में, अभी पिछले माह, तो कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी पैसे ले करके अपॉइंटमेंट कर रही है लोगों को। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, सुबह का वक्त है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जिम्मेदारान हैं उनका लाखों रुपया अपनी जेब से लग गया। मेरे दोस्त हैं आसिफ खान जो प्रेसिडेंट हैं कायम मकाम ईस्ट के, वो बेचारे कहीं किसी जगह कह रहे थे कि यार उस बेचारे की जेब से 2-3 लाख रुपए लोगों के डॉक्यूमेंट, अब लोग तो आते हैं हमें नौकरी दे दें, अब ना उसके कोई डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं, ना उसके कोई पेपरों में कमी होती है, भी उन सब मामला को दुरुस्त करने इतना रश था कि उन्होंने अपनी जेब से 1.5-2 लाख। तो ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन करती है या करप्शन, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं करती। हाँ, कोई फरिश्ते नहीं है इस पार्टी में, होंगे कुछ लोग होंगे, तो भाई उस पर इदारे बैठे हुए आप कार्रवाई, तो हम इलेक्शन के हामी हैं, ठीक है, हम इलेक्शन चाहते हैं इस मुल्क में इलेक्शन, और इलेक्शन ही इस मुल्क में तब्दीली का मौजू है। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन से ही बज़ाहिर लगता है, ऐसा महसूस ही होता है, ख्याल किया जाता है कि जो मसाइल हैं इनका हल इसी में पोशीदा है। अब ये बात सही है या नहीं, इसका फ़ैसला आप कीजिए। मैं अनवर भाई की तरफ बढ़ूँगा और उनसे ही जानने की कोशिश करूँगा। अनवर भाई, ये फरमाइए कि बड़ी खुशकिस्मती है यहाँ पे हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं उनकी, कि कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर वोट नहीं दिए जाते और लिए जाते। तो आने वाले वक्त में इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो कुछ हो गया, जो मुआशी तबाही हुई है, और ये मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई 1.5 साल का किस्सा नहीं है, ये सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है, और यही लोग हैं जो बैठे हुए थे, उनकी शक्लें जो है वो वही हैं। जगहें हो सकता है तब्दील हो जाए, जो बेंच नंबर 3 पर था वो पीछे चला जाएगा या आगे आ जाएगा, शफल हो जाएंगे, यानी अंग्रेज़ी में कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह से इस जगह वापस आ जाएंगे, लेकिन बाहर कोई नहीं होगा। फरमाइएगा कि ऐसे हालात में कि वाक़तन रज़ाक भाई ने निशानदेही की कि मसाइल का हल पोशीदा है, ये मसाइल हल हो सकेंगे, इसका जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सियासी, समाजी, माशी मसाइल हैं टॉप लेवल के, इनके हल की एक ही इसका हल की एक तरीका हो सकता है कि जितने भी सियासी पार्टियां बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बड़ी पार्टियां हैं, तो इन समेत जितनी भी सारी पार्टियां हैं उनके अंदर ऐसा जज्बा या ऐसी कारकर्दगी की एक होता है कि
नीयत हो कि हम मुल्क के अवाम को सही तरफ ले के जाएंगे। ये सारी पार्टियां पिछले 76 साल और 7 दिन हो गए पाकिस्तान को बने हुए, ये देखती हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। और जब ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ये सियासी पार्टियां देखती हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को क्या चाहिए? वो तो फिर कहते हैं कि जी ठीक है, आप फिर डिक्टेशन आ जाती है वहाँ से। अगर आप ख़ुद अपने पाँव पे खड़े हों, आप ख़ुद सही तरीके से मुल्क को चला सकते हों, मिसाल के तौर पर अभी सबसे बड़ा गुनाह शायद इन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और असम्बलियाँ तोड़ने की बात की, वही मैं कर रहा हूँ सेम। इन्होंने थोड़ा सा रज़ाक भाई ने साबिक़ से साबिक़ नहीं कहा, साबिक़ कहा। हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PDM के कहने पे, PDM के साथ मिल के, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब भी शामिल हैं, असम्बलियों को वक्त से पहले तोड़ा। क्यों? किसी ने जवाब मांगा? 12 तारीख को असम्बली खुद ब खुद तहलील क्यों नहीं हुई? हो जानी चाहिए थी। किसी ने कुछ डंडा दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ज़ोर दिया, किसी ने चांटा मारा कि तोड़ो। क्यों तोड़ी? किसके कहने पे तोड़ी? जवाब दे ना, पूरी PDM जवाब दे। क्यों? कि एक गलत बुनियाद डाली, गलत ईंट रखी कि हमें इलेक्शन वक्त पे ना करवाने पड़े कि 60 दिन के अंदर। क्या कहता आइन, क्या कहता है कि अगर आपकी असम्बलियाँ अपने वक्त पे तहलील होती हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने। ये 30 दिन किसने लिए हैं? PDM ने लिए हैं। ये PDM ने जो 30 दिन ज़्यादा लिए, क्यों लिए हैं? ये मैं समझता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ये चाहते ही नहीं हैं 90 दिन लेने। वो कहते हैं 60 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 15 दिन में इलेक्शन हो जाए। शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग कुछ चाहती ही नहीं है। वो तो चाहती है कि जब मियाँ साहब आ जाएं तो फिर मसला हल हो। तो सारी की सारी गलत बुनियाद कौन रखता है? पॉलिटिकल लीडर। यही बड़े लीडर सारी। अभी इन्होंने किस चीज़ की बुनियाद रखी है कि इलेक्शन वक्त पे ना हो गई वायलेशन। तो वायलेशन इन्होंने खुद की है, आइन की वायलेशन, आइन की वायलेशन लीगली आइन के अंदर रहते हुए की है। उस तरह से आइन की वायलेशन उस तरह से की है जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने 2 असम्बलियाँ तोड़ी हैं आइन के अंदर रहते हुए, लीगली गलत किया है। इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं, गलत किया है। इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आइन के तहत लेके आए, एक पार्लिमानी तरीके से लेके आए हैं नेशनल असम्बली के अप्रैल 22 में। वो गलत किया है, वो सही तरीके से लेके आए हैं मगर एथिकली गलत है। एथिकली गलत बुनियाद डली है आपकी किस पाकिस्तान को डिरेल करने की। फरवरी मार्च अप्रैल 2022 में आपने एक शख्स के कहने पे, किसी एक शख्स के कहने पे सारे निज़ाम को तहस नहस कर दिया। किसने? PDM ने। PDM ला के फिर उस चीज़ को अपने 16 महीने कंट्रोल नहीं कर सकी। आज सुबह की बात है, अभी की मैं अपना ब्रीफ केस खोला, उसमें से मुझे अपने कार्ड चाहिए था। वो ढूंढते 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 मिला मुझे, एक मुझे बिल मिल गया। 2019 में मैंने पेट्रोल डलवाया था गाड़ी में, वो बिल मिल गया और ऐसे दिल खुश हुआ ना। 40 या 42 लीटर था, 4,4600 रुपये का। तो मैंने कहा यार ये भी एक वक्त था, 4 साल की अगर बात अनवर है। साहब 17 में चले जाते तो आपका चार- बहुत दिल खुश होता। ये 4 साल की बात है। नहीं, आप 17 में चले जाते तो सर, आपका ज्यादा दिल खुश हो सर, जाता। एक मिनट आप खामोश 19 हो। में इतना नहीं, अगर इस आपका पे दिल- बात करनी है, इस पे मैं 10 घंटे बात कर सकता हूँ। आपने जो भी चीज़ बढ़ानी है, आप 2022 के 9 अप्रैल को पेट्रोल देखें और उससे हर 1.5 साल पहले पीछे जाते रहे, 1.5 साल पहले, तो फिर उसके 1.5 साल बाद आए, 16 महीने बाद, 1.5 साल भी शायद नहीं होते, 16 महीने बाद आए तो आप देखें कि कितना फ़र्क, कितनी परसेंटेज क्या। कभी दुगना हुआ 1.5 साल में, कहाँ 140 रुपये लीटर और कहाँ 290 रुपये लीटर। कभी दुगना 16 महीने में कोई चीज़ दुगनी ऐसी नहीं हो सकती। कारकर्दगी की बुनियाद पर कारकर्दगी की बुनियाद भी अब भी वोट नहीं पड़ेंगे, अंदाज करेंगे। बात यह है कि अभी बात आपने इलेक्शन की भी की थी कि इलेक्शन अपने वक्त में होंगे। इलेक्शन मैंने आपको बताया कि इलेक्शन अपने वक्त में होने के कोई चांस नहीं नज़र आते। और इसको आपने इसी प्रोग्राम में, अल्लाह करे सबकी ज़िंदगी हो, ये लोग देखते रहें। आप भी
जब ये आपको 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने या 8 महीने या 1 साल गुजर जाएगा ना, फिर आपने खुद कहना है, सब ने, पीपल्स पार्टी ने कहना है कि आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, मियाँ साहब ने कहना है मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है कि मैंने बुनियाद गलत डाली है 60 दिन से 90 दिन पर लेके। अभी कोई है जवाब? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जब मैं अपनी बात ख़त्म करूँ तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा बाजवा साहब, रज़ाक बाजवा साहब, इस पे बताएं कि 60 दिन की बजाय 90 दिन क्यों लिए, किसके कहने पे लिए हैं? अगर किसी के लेने पे, डिक्टेशन पे लिए हैं ये 60 दिन से 90 दिन, तो आइंदा भी ये डिक्टेशन चलती रहेगी, उस वक्त तक चलती रहेगी, अगले 25 साल, अगले 150 साल, जब तक कि पॉलिटिकल लीडर ये वो वाला काम करना ना छोड़ दें, दूसरी तरफ देखना छोड़ दें। वो बेशक आज के दौर का इमरान खान हो, आज के दौर का आसिफ अली जरदारी हो, आज के दौर का नवाज शरीफ हो, और अगर आने वाले जितने भी हैं वो सब के सब उसकी तरफ देखते रहेंगे और यही कुछ करते रहेंगे। मैं बिल्कुल, मुझे ये भी ज़रा बताइएगा ना कि जैसे उन्होंने कहा कि ये अगर पीपल्स पार्टी से सवाल किया जाए कि अगर ख्याल ये था कि दोबारा से मरदमशुमारी होगी, हल्का बंदियाँ होंगी, तो उसके हक़ में तो नहीं थे। ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान रिकॉर्ड पर है, ढकी छुपी बात नहीं है कि वो चाहते थे कि पुरानी हल्का बंदियों पर और उसी के ऊपर हो जाए। तो अगर ये चीज़ दिमाग में थी तो इसका इजहार करना ज़रूरी है, या तो इसका बरमला इजहार किया जाता है। अनवर भाई ने कहा कि अगर इससे पहले हिफ्ज़ मा तक़द्दुम में घर पहले तोड़ दी कि चलो अगर ये मामलात हैं और इसको हमने लुक आफ्टर करना है, तो ये तो एजेंडे में शामिल नहीं था। तो फरमाइएगा फिर सोच क्या थी और क्यों इसका हिस्सा बन गया। मैं मेजर साहब की बिल्कुल ये बात 100% दुरुस्त है, जो बातें बिल्कुल ठीक हैं कि 1 दिन या 2 दिन कबल तोड़ने का मैं समझता हूँ कि कोई जवाज़ नहीं था। और जवाज़ क्योंकि मुल्की हालात ऐसे हैं, और ज़ाहिर है कि जो फिर से मैं दोबारा से बार बार उन बेचारों का नाम लेना पड़ता है जो अपने अपने छावनियों में बैठे हैं। ज़ाहिर है उनका भी अमल दखल हमने खुद ही सियासतदानों की गलतियों ने ही पैदा किया ना। अब देखें ना, इमरान खान ने इतना मुल्क में अदम इस्तेकाम ना लाता, ना बार बार कहता है कि पाकिस्तान के 400 हल्कों से मैं कल्ला ही लड़ लूँगा, मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ। वो कल्ला कल्ला करता हुआ अल्लाह पाक ने उसको कल्ला कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट को, ताकतमंद हल्कों को खुद मौका देते। मैं बिल्कुल मेजर साहब की बात दुरुस्त, और ये भी बात इनकी दुरुस्त है कि 1-2 दिन पहले असम्बली तोड़ने का क्या जवाब था। मैं इस बात पर भी मैं बिल्कुल मेजर साहब के साथ हूँ। अब बात दरअसल ये है कि जो चले 60-90 कोई फ़र्क नहीं है, 30 दिन का है, चले जी हम मान लेते हैं कि जी 60 बात हुजूर, मैं कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, बात ये 100 और 90 दिन का 60 दिन का मामला नहीं है। बात यह कि अगर आप आइन को वायलेट करते हैं, उसमें अगर आप 1 मिनट भी ऊपर हो जाते हैं, हमें तो समझना ये है ना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं ना, वो कहते हैं जब 3 सेकंड पहले ही तो मैंने सिग्नल तोड़ा है, बत्ती चल रही तो क्या हुआ, 3 सेकंड बाद तो उसने वैसे ही खुल जाना था। तो ये इसका जवाब नहीं है जिसकी अभी उन्होंने निशानदेही की है, चाहे वो 1 घंटे की क्यों ना हो, लेकिन वायलेशन तो हो गई है। देखें यासिर साहब, देखें मैं फिर से, ये वायलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आइन, इस चीज देखिए, सब कुछ चीजें आइन में, आइन कानून में लिखी हुई है। पंजाब और केपी भी ठीक है, ये वायलेशन नहीं है। नहीं, वो ये नहीं कह रहा है वायलेशन, 1 दिन आपने या 2 दिन डिले सिर्फ इस वजह से हो गए कि उसके 30 दिन बढ़ गए निगरानों की, यही हुआ ना। बिल्कुल ठीक है। और ये आइन ने गुंजाइश दी कि आप पहले तोड़ेंगे तो 90 डेज, और अगर आप टाइम पर तोड़ेंगे तो 30 दिन। लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एथिकली। देखें, इस्लाम में भी तलाक के लिए हुक्म है कि ये जायज़ काम है, लेकिन क्या है, नापसंदीदा अमल है। हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं है, वो कह रहे हैं बिल्कुल कि आइन में रहते हुए ही की है, लेकिन उसके जो नुकसानात हैं वो आपको नज़र आएंगे। जी, मैं ये इस बात से बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के डिले होने पर मैं आपको आपके चैनल पर कह के जा रहा हूँ, और अगर कोई दोबारा से कोई नई तहरीक का आगाज़ होगा इलेक्शन करवाने के लिए इस मुल्क में, तो शायद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहल करे। वो तहरीक या तहरीक दीगर तहरीकों में इतना दमखम नहीं है, मैं कह रहा हूँ। तहरीक इंसाफ तो खैर अब है ही नहीं है, उसका तो नाम लेकर ही खामखा अपने आप को हम वक्त ज़ाया करना। अब दीगर जमातें, पीडीएम में 13 जमातें हैं, उनमें नंबर 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। अगर इस मुल्क में इलेक्शन को डिले पर डिले किया गया, तो हो सकता है कि सबसे पहले ये खता भी, चौथी बार तहरीक चलाने की खता भी हमें ही करनी पड़े। मैं आ रहा हूं, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ही होने चाहिए और टाइम पर होने चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बोतल में उतारना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन।
ना ये फांसियों से डरते हैं, ना ये कोड़ों से डरते हैं, ना ये जेलों से डरते हैं, ना और ये ना जिला ये इस चीज़ से डरते हैं कि अगर हमारी तक हिस्ट्री डिलीवर मौजूद नहीं करेंगे है। यानी 10 तो elect नहीं हम पहली बार, ये तो सिविलियन हुकूमत है ना। मैंने तो आपको डिक्टेटरों के नाम गिनवाया, अयूब खान के नाम गिनवाया, मेरा भाई एक ब्रेक मैंने ज़ियाउल हक का गिनवाया, मैंने परवेज मुशर्रफ, ये हम जमहूरियत के लिए हम वक्त तैयार। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेकर वापस आऊँगा और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, आम इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है और लामाला ये जो सूरत हाल है मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मामला सारा था कि आम इंतखाबात करवाए जाएंगे, उसके लिए नई असम्बली जो है वो तश्कील दी गई थी और न जाने क्या कुछ होता रहा। लेकिन अभी कुछ देर पहले भी हम ब्रेक के दौरान ये गुफ्तगू कर रहे थे कि एक आम आदमी का वास्ता सिर्फ इससे है कि उसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जो पहले इस्तेमाल होता था वो 1 वक्त और उससे कम पर रह गई है। अब चंद लोग रह गए हैं जिनको 1 वक्त की जो है रोटी मैसर होगी, तो क्या वो कैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो ये एक आम आदमी का मसला है। उसको आज भी कोई दिलचस्पी नहीं है कि जो सदारती महल है उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। कि सदर साहब जो है वो कल वादे और कस्में उठा रहे थे कि वो बिल जो भेजा गया था उस पर दस्तखत उन्होंने नहीं किए थे, किसी और ने किए थे। जो भी आप इस मामले को नाम दे लीजिए, किसी भी शख्स की कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है। उसको ये जानना ज़रूरी है कि अब आने वाले जो 15 दिन हैं वो जो एक और मज़ीद बम जो तैयार है वो उसके ऊपर गिरेगा तो उससे उसका क्या हल होगा, ये उसकी सोच का इस वक्त महवर और मरकज़ है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी सूरत हाल पर। उमर भाई, कुछ देर पहले रज़ाक भाई ने जिसकी निशानदेही की, उन्होंने कहा ये साल सिलसिला चलता आया है और ये खासे पर उम्मीद हैं कि इंतखाबात होंगे तो मामला हल हो सकते हैं। और यही एक मौजू है जिसके ऊपर अभी इख्तिलाफ है कि ऐसा बज़ाहिर मालूम होता नहीं है कि आम इंतखाबात हो ही जाएँ। तो फिर ये जो मामलात हैं जिसका भी मैंने तस्करा किया, एक आम आदमी का जो इस वक्त सोच का महवर और मरकज़ है वो ये कि महंगाई का जो अगला बम है उसमें कितने घंटे अब बाकी बचे हैं, वो जो फटेगा तो क्या कुछ होगा। अभी ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि एक आम आदमी वाक़तन यही सोच रहा है। आम आदमी जो इलेक्शंस के बारे में या पार्टियों के बारे में जो उसकी सोच होती है, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या एक शख्सियत, जैसे हमारे पॉलिटिकल टॉप लीडर हैं, कोई बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम लेता है, कोई मरीम नवाज़ का नाम लेता है, कोई इमरान खान का नाम लेता है, कोई मौलाना फजल रहमान का नाम लेता है, या और अल्ताफ़ हुसैन का भी नाम लोग अब ले रहे हैं। ये जो नाम लेते हैं और दूसरा इलेक्शन की बात करते हैं आम आदमी, उनके जहन में एक बात होती है कि ये आएगा हमें दलदल से निकालेगा, ये पार्टी आएगी हमें दलदल से निकालेगी। ये अपने मिसाल के तौर पे जिस तरह के आखिरी ज़माने में इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में अहमद अजहर साहब, शौकत तरीन साहब, हफीज़ शेख साहब वगैरह वगैरह मामला चल रहे थे, तो लोगों की जहन में यही था कि ये बंदा आके कुछ ठीक कर लेगा, कुछ चीज़ों को नीचे ले आएगा, कर लेगा। दूसरा आया, तीसरा आया, उसके बाद फिर इम्पोर्ट किया गया एक बंदा स्पेशल कि जिसका हर चीज़ का पता था, हर करप्शन उसकी पता थी, हर 2 नंबरी उसकी पता थी, हर तरह से पता था कि कितना मुल्क को खा के लूट के वो गया हुआ है, क्या क्या हुआ है। उसको इम्पोर्ट किया गया इसाक डार के नाम से, उसको यहाँ पे बैठाया गया। उसने आते ही कहा देखो मैं आया, देखो डॉलर नीचे चला गया, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया, फलान हो गया, ढमकान हो गया। 2 मिनट के लिए खुश किया और जो ऊपर देखने वाले थे वो देखते रहे। उनको पता था ये जो 150 वाली चीज़ है 300 पे जाएगी, ये पेट्रोल 150 वाला, डॉलर 150 वाला। और ये जो पेट्रोल की कीमत है ना, अभी हर बंदा देखे सोना, पेट्रोल, दूध, फिर सब कुछ ये डॉलर के साथ आपके चेंज होगा। ये मत समझें कि पेट्रोल उधर ही रह जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा, या दूध उधर रह जाएगा, डॉलर ऊपर। जिधर डॉलर जाएगा उधर हर चीज़ जाएगी, और मैं भी उधर ही जाऊँगा, आप भी उधर ही जाएंगे, तो हम डॉलर ही हैं अभी। तो वो बंदा लाया गया। तो ये लोगों की यही सोच थी उस वक़्त की जो PDM थी, या वो लोग जो महंगाई का एहतजाज कर रहे थे, जिसमें पेश थे 3 शख्स, एक सरबराह था, 2 उसके नीचे बच्चे थे, मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम नवाज़ साहिबा
और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ये 3 लोग थे कि महंगाई होगी, मर गए, अवाम गई, 150 रुपया लीटर हो गया, 100 से ऊपर चला गया हर चीज़, 100 से ऊपर डॉलर चला गया, 100 से ऊपर पेट्रोल चला गया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलान है ढमकान है, वो करके वो यहाँ से इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दी। अंदर से मैं भी खुश था यार 150 रुपये पे चला गया है, ये जाएंगे, महंगाई तो कम होगी ना। अंदर से शायद PTI के सारी आवाम खुश हो कि यार ये चले गए हैं और ये अब चीज़ें नीचे आएंगी, ठीक है ना। तो अंदर की बात है कि हर बंदा खुश होगा कि यार अब चीज़ें 150 से नीचे आ जाएंगी, 150 वाली चीज़ें। वो जब गए आए शोर मोर मचा, वो 150 वाली चीज़ें 300 की हो गई। तो ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ऐसे पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहिए। इससे बेहतर है कि जो सेटअप चल रहा है यही चलता रहे। यहाँ पे वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि उर्दू में नहीं कहना चाहिए, अंग्रेज़ी में कहना है टॉम डिक एंड हैरी, जो मर्जी आ जाए, ठीक है ना। हमारी बला से हमारा दूध सस्ता हो, हमारी दाल सस्ती हो, हमारे बैंगन सस्ते हो, हमारा पेट्रोल सस्ता हो, हमारे बच्चों के पैम्पर सस्ते हो, हमारा मेडिकल दवाइयाँ मेडिसन सस्ती हो, हमारा इलाज सस्ता हो। कहाँ गया वो सेहत कार्ड, उसको कट मारा। भाई तुम उसको क्यों कट मार रहे हो? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को क्यों कट मार रहे हो? एहसास प्रोग्राम को क्यों कट मार रहे हो? इन चीज़ों को तो मत करो ना। वो तो चीज़ें हैं ना, मुल्क के अंदर तालीम फ्री होनी चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए। तो रोटी तो दे नहीं पा रहा रोटी तो बड़े रोटी वाली तो बात ही नहीं है। 2 वक्त की रोटी से बात 1 वक्त की रोटी पर आ गई। 2 वक्त की रोटी के अलावा देखें आपको और जो आपको इस वक्त ऐसी स्टेज पे पहुंचाया जा रहा है कि ना आपके पास गैस है, ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास पानी है, ना आपके पास और कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था कि आपका IIT चंद्रीगढ़ रोड में इतने बड़े बड़े खड़े हैं। अभी मैं सुबह आ रहा था, देख रहा था रोडों के क्या हाल हैं। हम बड़े खुश हो गए थे मुर्तज़ा वाब से, मैंने कहा 2-3 महीने बाद तो काम करेगा। अभी पता नहीं कितने महीने हो गए, वो उनका नाम ही नहीं है मुझे, ना सोशल मीडिया में मिल रहा है ना सोशल मीडिया पे तो मुतारिक हैं। अरे नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहे, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पर। अच्छा, तो वो उनके काम अभी नज़र नहीं आ रहे। मैं ये समझा ना, मैंने कहा वो बहुत अच्छा बंदा है और करेगा, मगर वो इन ऊपर से फिर हाथ बंधे हों तो फिर बंदा क्या कर सकता है। तो जब तक ये लोगों की सिर्फ नज़र जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए होती है, सिलसिले की होती, अगर वो ये नहीं दे सकते, अगर वो नहीं चला सकते, जो कि हमने देख लिया पिछले 16 महीने में भी देख लिया और पिछले 3.5 साल में भी देख लिया। 3.5 साल में जो वादे शादे किए गए थे वो अगर पूरे नहीं हुए और यही 16 महीने में वो वादे मज़ीद गंद हुआ। 16 महीने में जो ये गंद हुआ है मुल्क के अंदर, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो तकरीबन एक पूरा टर्नओवर और एक 6 दिन का टर्नओवर, उसमें नहीं हुआ। ये जो पिछले 16 महीने में गंद हुआ है ना, ये वाला गंद मियाँ नवाज शरीफ की 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म के दौरान नहीं हुआ। ये जो पिछले 16 महीने में गंद हुआ है ना, ये 16 महीने का गंद बेनज़ीर भुट्टो की 2 हुकूमतों में नहीं हुआ। ये जो गंद हुआ है ये किसी भी वज़ीर आला जो भी थे, मियाँ शहबाज शरीफ जो पंजाब के, कितनी दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला रहे, उस ज़माने में ये वाला गंद नहीं हुआ जो पिछले 16 महीनों में गंद हुआ है, ना सिर्फ वफाक का बल्कि पूरे पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे पंजाब का और सिंध का। तो सारी जमातें शामिल हो गई उसमें, सारी जमातें शामिल हो गई हैं। तो लिहाजा इनसे कोई उम्मीद ना रखे, इन जमातों से कोई उम्मीद ना रखे। अब कैसे वो तो ख़त्म हो गई है पहले लोगों यानी कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सबको आजमा लिया। अब मसला ये है कि शायद नॉन पॉलिटिकल तो नॉन जमहूरी बात मैं कर रहा हूँ, नॉन डेमोक्रेटिक बात कर रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल से यही चलना है। मैं इंटरिम गवर्नमेंट के एक दिन के हक़ में नहीं हूँ अदरवाइज़, मगर मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का निज़ाम चलता रहे। कोई बैठे रहें, कोई काकड़ साहब बैठे रहें, कोई और आ जाएँ बैठे रहें, मुल्क चलता रहेगा, मुल्क अच्छा चलता रहेगा। एक 290 वाला 270 पे ले आएँ, 270 वाला 260 पे ले, हम इन्हीं के नारे मारेंगे। ये इंटरिम सेटअप जो है ना, ये बहुत बड़ा गंद है पाकिस्तान के अंदर। मेरे गन्स के मतलब कुछ और है मेरा। इंटरिम सेटअप नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट आपकी 5 साल की या 4 साल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट के एंड में रहने वाले 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन
पूरे के पूरे हैंड ओवर कर देनी चाहिए अगली गवर्नमेंट के। क्यों कि इंटरिम इसलिए बनाया जाता है कि इसमें एक वो क्या कहते हैं उसको, माइंड सेट किया जाए। नहीं इंटरिम सेटअप इसलिए बनाया जाता है कि इसमें वो इन्फ्लुएंस ना हो किसी का, सर्विंग जो मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या गवर्नमेंट उसका ना हो। वो जो इंटरिम सेटअप होता है आमतौर पे जो गई हुई गवर्नमेंट होती है उसी का होता है सारा, रिमेनिंग वही लोग होते हैं मैक्सिमम। कोई भी नहीं, कोई मिसाल दे दें आप। अभी मुझे बता दें इसमें जिस वक्त ये पंजाब की और केपी की जो हुकूमत बनी थी इंटर्न में, उसमें पीटीआई का कौन बंदा था? नहीं, पीटीआई का क्यों हो? पीटीआई ने तो असेंबलियां तोड़वाई थी, उनका क्यों हो भाई? तो इसी अभी असेंबली, अगर मैं अभी असेंबलियां कैमरा तोड़ता हूं तो मैं कैमरे के आगे अभी जो नेशनल असेंबली टूटी है पीटीएम ने तोड़ी है। पीटीएम का बंदा नहीं है काकड़ साहब, हमारे वज़ीर आज़म जो है पीटीएम का नहीं है। नहीं पीडीएम के कहाँ थे? उनकी अपनी जमात है, बाप जमात से उसमें पीडीएम में नहीं है वो जमात। नहीं उससे इस्तीफा देकर उन्होंने अपने आप को पहले साफ किया, उसके बाद क्या बातें करते हैं जी, क्या बातें करते हैं जी। जो रिकॉर्ड पर है वो मैं लेकर आ गया हूँ, बाकी वो जो सियासी वाबस्तगी है वो है जाहिर है, हर कोई किसी ना किसी जमात से वाबस्तगी। हाँ, किसी न किसी। बस वही बात है ना, बात वही है कि तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। इमरान खान अपनी जिंदगी में कह चुका है ना, जब सियासी जिंदगी थी उनकी तो वो कहता नहीं था कि हर बंदा सियासी और गैर सियासी। तो अनवर भाई के सवाल का जवाब मैं चाहूँगा, ज़रा रज़ाक भाई इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। जैसे उन्होंने भी कहा निशानदेही कि लोग इस कदर मायूस हैं कि वो समझते हैं कि सिलसिला ऐसी को चलना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ की उन्होंने निशानदेही की है वो जो बढ़ी हुई कीमतों के बारे में भी फरमा रहे थे कि वो कम कर दे। अब शायद लोगों का मुतालबा ये तो नहीं है कि कोई आकर यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहाए या कोई सेहत कार्ड या कोई फलाना करे। दो चीज़ें कर दे, ये जो कीमतें बढ़ी हुई हैं किसी भी तरह कुछ भी करके, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, इसको ज़्यादा नहीं तो इतना कम कर दे कि उसकी जो है पहुँच तक आ जाए और गुसर बसर उसकी हो जाए। सब बिल्कुल हम आवाम हैं, हम आवाम में जीते हैं, आवाम में मरते हैं, आवाम में हम खुद आवाम हैं, हम कोई बड़े सियासतदान तो नहीं हैं और हमें भी ये महंगाई की बहुत तकलीफ़ात हैं। लेकिन क्यों आप जर्नलिस्ट हैं और अनवर साहब तजिया निगार हैं, मैं आप दोनों को एक बात याद करवाता हूँ। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के और सरवर चौधरी सरवर साहब गवर्नर थे पंजाब के, और वो बाहर गए थे बरतानिया में, जब वो वापस आए थे तो उन्होंने आते ही इस्तीफ़ा दिया था अपनी गवर्नरशिप से। अगर आवाम को और आपको याद हो, और उनका रीज़न क्या था? वो कहता था कि सब कुछ दे दिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक को, सब कुछ। 310 रुपये पर लीटर का एग्रीमेंट इमरान खान ने किया है या पीडीएम ने किया है? ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि ये इमरान खान ने जो कर्जे लिए वर्ल्ड बैंक से, IMF से, तो उसने उस वक्त महंगाई आगे जाके उसने बहुत बढ़ानी थी। पीडीएम ने रास्ता रोक दिया उसका? नहीं, कैसे रोका जा सकता है? आप देखें इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उसको चलने देना था, फिर नहीं, तो जरूरत नहीं थी। अगर रास्ता रोक ही नहीं सकते थे तो फिर फायदा क्या हुआ? देखिए, जब वो एज ए गवर्नर उन्होंने जब आके इस्तीफा दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं खुद देख रहा था। मैं तो उनकी बात पे ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि अब देखें ना जिस तेजी से उनकी सियासी वाबस्तगियां तब्दील हो रही हैं, ये मेरे ख्याल में समझता हूँ ये कोई गुनाह का काम नहीं है। ये कोई, तो अगर आप किसी बुरे को छोड़ के अच्छे की तरफ आते हैं तो ये तो कोई गुनाह नहीं है। सियासी जमातें, सारी सियासी जमातें हमारे, निशानदेही की थी, सारी सियासी जमातें भी कुछ काम गलत हो सकते हैं। सारी सियासी जमातें हमारे मुल्क की, हमारे वतन की। अब अगर एक सियासी जमात मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही थी, उसको उन्होंने इस्तीफा दे करके छोड़ा और उसको एक्सपोज किया, आवाम को बताया। लेकिन उससे पहले जिस जमात में वो तो ठीक काम कर रही थी, उसको क्यों छोड़ दिया उन्होंने? सवाल मैं तो जाहिर है यानी किसको छोड़ा उन्होंने? नहीं, पहले वो मुस्लिम लीग नून में थे, मियां साहब उनको लेकर आए, उनको देखिए ये मैं ना उनका तर्जमान हूँ ना मैं उनकी पार्टी। वही आपसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने उस वक्त ये रीजन दिया था कि इमरान खान का जो इनकलाब था, जो जिस कदर वो झूठ बोल रहा था कि इस मुल्क में हम यकसा सारे निज़ाम को दुरुस्त करेंगे, तो वो बरतानिया में रहने वाला बंदा था। वो उसने तो वो किस बात पे यकीन किया जाए? वो तो मियां साहब के बारे में क्या कुछ कह गए कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, फिर वो जब मैं समझता हूँ कि इसका जवाब तो वही देंगे। मैंने तो एक मिसाल दी है कि चौधरी सरवर साहब ने महंगाई और जो एग्रीमेंट्स इन्होंने वर्ल्ड बैंक से किए थे, IMF, उसकी वजह से उन्होंने गवर्नरशिप छोड़ी थी। कोई मजाक बात नहीं। आज कोई थाने का थानेदार अपनी थानेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। गवर्नरशिप छोड़ी थी और मैं समझता हूँ कि उन्हें हमें
हम सबको उनको शाबाशी देनी चाहिए, खराज तहसीन, कि उन्होंने महंगाई और इमरान खान के मुआहदों को एक्सपोज किया एज ए गवर्नर, और फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। बकाया रहा ये कि महंगाई 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 तो आप नहीं रोक सकते। आप देखें कि अब ये आपके सारे पैसे तो चले जाते हैं किस्तों में, और वर्ल्ड बैंक के साथ जो आपको वापस भी देने होते हैं, ये पैसा किस्तों में नहीं, सूद कह लें या किस्तें कह लें या जो भी कह लें। अब वो मैं बिल्कुल यूरोप का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात का हामी हूँ, वो पैसे ईमानदारी से कमाते हैं। ठीक है, वो पैसा देते हैं, पैसे पे पैसा कमाते हैं, वो आपको खाने नहीं देंगे, ना कोई हुकूमत खा सकती। वो इतनी शर्तें रखकर, इतनी सख्त शराइत पे आपको कर्जा देते हैं कि आपको वापस देना होता है। अब देखें ना, हमारे यहाँ रोजाना बिजली बढ़ रही है, रोजाना पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये और हम कितना टैक्स जमा कर रहे हैं, एक एक चीज पर, माचिस की एक डब्बी तक पर टैक्सेस आवाम दे। इस बात में मैं कहता हूँ कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं IMF के। तो ये तो नहीं, तो जाहिर है आप शुरू से हम 76 साल से गुलाम हैं। आप नहीं, यासिर साहब एक मिनट, मैं IMF तो बहुत बड़ा इदारा है, बहुत जो मुल्कों को पैसा देता। आप अपने किसी मोहल्लेदार से 5 लाख 10 लाख रुपए कर्जा ले लें और उनके साथ शराइत तय करें, वो आपके घर को, वर्ल्ड बैंक तो फिर अच्छी है, आपको छोड़ रही है, आपके साथ दोबारा एग्रीमेंट कर रही है, आपकी माफी तलाफी को मान लिया उन्होंने। आपका पड़ोसी कोई खान साहब होगा तो आपके घर के ताला लगा के खुद बैठ जाएगा। ये तो शुक्र करेंगे वर्ल्ड बैंक फिर भी हमारे पर वो रहम कर रही है, वो हमें फिर वो दे देते हैं बेचारे, हम फिर उनसे ले लेते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर देते नहीं। तो मामला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मुझे याद है कि एक बार नवाज शरीफ पता नहीं 18 में या उससे पहले 17, 16 में, 15 में वर्ल्ड बैंक के चंगल से उस वक्त हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की निकल चुकी थी। मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने जो है निकल चुकी थी। तो कई बार हम निकले भी हैं इनके चंगल से, लेकिन बाज़ औक़ात फिर ऐसे नालायक हुक्मरान आ जाते हैं जिनकी वजह से फिर वो कर्ज बढ़ जाते हैं। लेकिन अब तो जो है वो एक उम्मीद की लकीरें भी अब बहुत कम हो गई हैं, अल्लाह पाक की बस अब हमारे मुल्क पर। और सर 16 महीने में कितना कर्जा लिया होगा? तो था ही कुछ नहीं, कर्जा कोई लेकर के PDM खा गई है, कोई मौलाना फजल रहमान साहब की बैंकें भर गई हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी बैंकें भर ली हैं, या शहबाज शरीफ ने बैंकें भर ली हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठे इल्जामात हैं। नहीं, इल्जामात की बात नहीं है। देखिए, जब आपको ये आप ये जब कहते हैं कि उसने पिछली हुकूमत ने कर्जा लिया तो गलत था, जब इसने लिया तो सही है, फिर उसके पिछली वाली ने गलत लिया, उससे पिछली ने सही लिया। आप बयानात उठा के देख ले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, आप बयानात उठा के लेके आसिफ अली जरदारी साहब के, आप बयानात उठा के लेके बेनज़ीर भुट्टो शहीद के, आप बयानात उठा लें शहबाज शरीफ के, और सबसे बड़े आप बयानात उठा लें इमरान खान के। सबके बयानात उठा लें, वो यही कहते हैं कि पिछली वाली हुकूमत जो थी, पिछली जो हुकूमत थी वो करप्ट थी, पिछली हुकूमत ने कर्जा ज्यादा लिए, हम कर्जा कम लेंगे। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये बात सबकी पिछले दौर में भी ना जितनी मुल्की तारीख के कर्जे थे उससे ज्यादा कर्जे जो मैंने पढ़ा है 26,000 अरब शायद हमारे कोई 70-72 सालों में हम पर कर्जा था। इमरान खान साहब ने अकेले ने आके उसको 26 पीपल्स पार्टी ने उससे पहले भी यही अमल लिया था। देखिए, अब बात ये कि चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर्जे लिए, मियां नवाज शरीफ ने कर्जे लिए, जितनी भी तरीके इंसाफ के अलावा हुकूमतें सब ने कर्जे लिए, सब ने 26,000 अरब ले लिए ना 74-75 सालों में। उसने आकर के 26,000 अरब से भी 28,000 अरब उसने कर्जा लिया। और आप मुझे बताएं कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में कौन सी सड़क बनी है, कौन सा डैम बना है, कौन सा बिजली का कारखाना लगा है, कौन सा एयरपोर्ट, कुछ नहीं हो। उसने उसके पैसे का तो हिसाब उसको लाइव टीवी चैनलों पर बिठाना चाहिए इमरान खान नामी शख्स को कि भाई बैठो, तुमने इतना पैसा लिया कहाँ किया? ये 3 साल में होता रहा है, ये 3 साल में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। मैं हेल्थ कार्ड दे रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ लोगों को। उसने लोगों को बेवकूफ बनाया। आप पिशावर में जो BRDA क्या है वो जो इन्होंने एक बस उसका आप उठा के आप छोड़ें। आप इमरान खान की तारीफें में और आप क्यों करें या बुराइयां क्यों करें? आप परवेज खटक को देख लें जो उसका साथी था। आप उनके महमूद खान जो है प्राइम चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये फितना था, फसादी था, चोर था, चक्का था, इसने हमें भी तबाह किया, खुद भी तबाह हुआ। लेकिन ये बात उस वक्त करनी थी ना जब साथ थे, जब इस वक्त देखें उस वक्त इमरान खान के साथ वही ताकत वो जब जनरल बाजवा उसका हाथ पकड़ के चलता था, कौन बात कर रहा है? ये जो पॉलिटिकल लीडर है ना इमरान खान समेत, मैं इमरान खान का नाम इसलिए ले रहा हूँ ना ताकि आपको कुछ
मेरी बात में ऐसा ना लगे, कोई गलत बू ना आए। ये तो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, ये आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ कितनी ज्यादती की, कितना गंद किया, हेलीकॉप्टर वाला, ठीक है ना। इस किस्म के लोग हैं, माफी एक गाली दे के माफी मांगने की क्या जरूरत है? कत्ल तो नहीं किया जाता ना, नहीं कत्ल करने की बात नहीं है, सबसे माफी इमरान खान भी और बिलावल भुट्टो भी मांग ले माफी, कोई भी माफी मांग ले। बात मुकम्मल करें फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, अभी मेरे पास अभी इस मोबाइल के अंदर इतने क्लिप पड़े हुए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, और एस्टेब्लिशमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के खिलाफ, एक का नहीं, बहुत सारे के नाम उन्होंने बार बार लिए, उनके खिलाफ के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े हुए बयानात। और मेरे पास बयानात पड़े हुए हैं अल्ताफ़ हुसैन के, अच्छे बयानात, फौज के लिए अच्छे बयानात अल्ताफ़ हुसैन के पड़े हुए, फौज के लिए अच्छे बयानात इमरान खान के पड़े हुए हैं, फौज के कुछ लोगों के खिलाफ इमरान खान के बयानात हैं, सबके हैं। सब ने ये बात एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाना, गंद 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 होता है ना, कोई एक दफ़ा कोई गलत बात किसी खिलाफ कर जाएगा, इनका काम ही यही है, एक दूसरे को गंद करना। अब सिर्फ ऊपर वो रस्साकशी, अब मैं यहाँ पे वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मेरी हुकूमत बन जाए। अभी आप देखना 90 दिन में, अगर 90 दिन में तो चलो इलेक्शन नहीं होंगे, मगर इन 90 दिनों में होता क्या है, किस तरह एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, किस तरह एक दूसरे की पैंट उतारते हैं, कौन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सवाल पैदा होगा चैनल पे, ये मैं आपके चैनल पे क्या जा रहा हूँ। बेनज़ीर ये सवाल है जो सब क्या ऐसा नहीं होगा कि एक रिवायती हरीफ है, बिल्कुल नहीं होगा, और इस वक्त मामला बिल्कुल नहीं होगा। या फिर हुकूमत किसकी होगी? पीटीआई तो खत्म होगी, फिर हुकूमत किसकी होगी? अभी जवाब देंगे। मुझे बोलने का मौका अगर आप दे। देखें, बेनज़ीर साहिबा मरहूमा अपनी जिंदगी में नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहब ने लंदन में मसाके जमहूरियत साइन किया था, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। एक और साहब भी थे उसमें, और भी आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी लड़ाई बनती नहीं है। हम जो लोग लड़ाते थे इन दो बड़ी जमातों को, उन्हें ये मैसेज बेनज़ीर साहब अपनी जिंदगी में देंगे। जी बताइए। चेयरमैन पीसीबी का लगाया है ना, इसके पीछे बड़ा झगड़ा हुआ है। देखो छोटा मोटा तो मामला, आपके इसके ऊपर नहीं झगड़ा हुआ, आपका जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पे कितना झगड़ा हुआ है। अगर किसी के बेडरूम में झगड़ा हुआ हो और किसी की फैमिली चार चादर और चार दीवारी में कोई छोटी मोटी तकरारें भाइयों में भी होती हैं, फैमिली में। चेयरमैन को इंटरवीन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जायज बात है, ये जायज बात है। अगर कहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें इज़हार करने का मौका देना चाहिए, और कहीं अगर नून लीग को है तो हमें भी उनकी सुननी चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा था ना, उस वक्त भी मैंने पूछा था सेठी साहब क्या गलत काम कर रहे थे, बड़े काबिल आदमी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको ऑल ऑफ अ सडन हटा दिया इस वजह से। अब देखिए ना, कमिटमेंट है कि पहले साहब के नाम पीसीबी अलर्ट तो नहीं हो गई ना, कोई लीज तो नहीं दे दी। यही तो बात है सारी का सवाल ही यही था जो आपने जवाब दे दिया। अगर ज़का अशरफ साहब आ गए हैं, काम जड़ा तो चंगा कोई बात नहीं, उन्हें भी मौका दे। क्या पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा वज़ीर आला केयर टेकर बन सकता है पंजाब का? अभी मैं वही क्या नून लीग का केयर टेकर बन सकता है? यहाँ पे केयर टेकर इलेक्शन कमीशन ने बनाना है या पार्टियों ने मिलकर बनाना? इलेक्शन कमीशन ने खुद से कुछ भी नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन एक बस अदारा है, कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन पीसीबी भी एक अदारा है, पीसीबी इलेक्शन कमीशन, पीसीबी, रेलवे, पीआईए सब एक तरह के। मुकम्मल कर लें बात। इलेक्शन कमीशन जो है हमारे पाकिस्तान में एक इदारा है, आईनी इदारा है। उसको ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, अवाम की, सियासी जमातों की, सबकी सपोर्ट हासिल है। आज जो केयर टेकर हुकूमतें हैं बन रही, पहले तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया कि जी बैठे आप, आपको जो अच्छा लगता है उस पर हमें नाम दे दें, हम उसे ऐलान कर देते हैं उस सूची में। जब सियासी जमातें किसी बात पर मुत्तफिक नहीं होती, तो आप तो कह रहे थे हम मुत्तफिक हैं, हर चीज पे हम इकट्ठे हैं, तो आप मुत्तफिक क्यों नहीं हुए? हम कहाँ पर, आपका तो इख्तलाफ आपका केयर टेकर वज़ीर आज़म पे हुआ। नहीं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। आगे राजा रियाज साहब ने आगे जाके कहा कि जी मैंने कर दिया। राजा रियाज तो पीडीएम का है, पीडीएम का है या वो किसी भी वो तहरीक इंसाफ के एमएनए? नहीं पीडीएम का है। नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये आप गलत कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ वो बल्ले से जीता और ना जीता, बल्ले से तो और भी बहुत सारे जीते हैं, बल्ले से तो बड़ी दुनिया जीती है। चले इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तियार इदारा है, ताकतमंद इदारा है, वो ही अल्लाह करे ऐसा जैसा आप कह रहे हैं पाकिस्तान के तमाम इदारे इतने ताकतवर हों
कि वो अपने सबसे चले। पहले पार्लियामेंट इतनी ताकतवर हो। ताकतवर उसको ये बात समझ में आ जाए, वहाँ पे बैठे हुए लोगों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई है। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, अनवर खुर्शीद साहब मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा थे, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। यकीनन वो सवालात हैं या वो खदशात हैं जिसके हवाले से हमने बात की है, जो लोग सुनना चाहते हैं। इसके अलावा सुनना तो और भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये टीवी प्रोग्राम्स में बैठ कर कहना, ये आप समझ लीजिए कि शजर ममनू है, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी जो दीगर मामलात हैं जो कुछ आप देख रहे हैं, ये शब रोज़ सिलसिला जारी है और आगे भी शायद ये जारी रहे। अब समझने की बात यह कि जो आखिरी बात है इस गुफ्तगू के अख्तिताम पर जो हुई है कि वो ये कि जो पार्लियामान में बैठे हुए लोग हैं, काश ये बात उनको समझ में आए कि जो पार्लियामान की इज़्ज़त है और इसकी बका है, इसके फ़ैसलों पर अमलदारी है, ये कानून साजी है, ये क्या अहमियत रखती है और किस तरह इसकी अंजामदही होनी चाहिए, ये बात समझ में आ जाए तो यकीनन जो दीगर मसाइल इससे जुड़े हैं शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि हल हो ही जाएँ। इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ जाना होगा और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से उसको जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।